डिस्कस करेंगे विजन आईएएस प्रीलिम्स 2021 टेस्ट सीरीज नंबर। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारी 16 है और ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा ज्योग्राफी का रहेगा। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी के सारे टेस्ट सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब सर कितने टेस्ट सॉल्व करवा चुके हैं आप। तो हम से 15 तक हमारे सारे टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं और अभी कुछ टेस्ट सीरीजें हैं हमारे पास, जैसे 18 तक मेरे पास पीडीएफ है। उसके बाद मैं देखता हूँ जो भी जैसा आएगा वैसा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे। ठीक है, और सारे जितने भी वीडियो हैं सारे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहाँ मेरे होम पेज पे जाके, ठीक है, यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे के सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मतलब इन चीज़ों में पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है, तो ये मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट रहेगा। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है। ठीक है, गर्म महासागरी धारा है। तो इसमें फर्स्ट है कि कनारी जलधारा, सेकंड है कि मोजाम्बिक और थर्ड है हमारा कि विषुवत-रेखीय जलधारा। ठीक है, तो इसमें अगर गर्म जलधारा की बात करें तो देखो मोजाम्बिक है और ये उत्तरी विषुवत रेखा की है। ठीक है, लेकिन ये जो कनारी जलधारा है ये कैलिफोर्निया के पास देखने को मिलती है, अटलांटिक महासागर में। तो ये ठंडी जलधारा है, ना कि गर्म है। ठीक है, और इनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा से जो मतलब ऊपर की तरफ ऐसे ये मुंह करेंगी धाराएं, ठीक है, वो आपको गर्म जल धाराएं देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही इधर जब मुंह करेंगी ऐसे, ठीक है, तो ये भी गर्म जल धाराएं होंगी। मतलब जो विषुवत रेखा से धारा बन के चलेगी, ठीक है, वो गर्म होगी, और जो ये मतलब पोल की तरफ से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो ये हमारी ठंडी जल धाराएं होंगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ उल्टा हो जाता है जो हिंद महासागर में है, क्योंकि यहाँ मानसून जब बदलता है ना, तो मानसूनी पवनों के आधार पर यहाँ बदलता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो अगर जो तुक्का भी लगाएंगे ना तब भी आपका सही जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और थोड़ा सा मतलब उसको देख लीजिए एक बार मैप को। ठीक है, तो और ये मोजाम्बिक जो धारा है ये हिंद महासागर की है, और विषुवत रेखा जो विषुवत रेखी धारा है, ठीक है, ये तो आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगी, उत्तरी जो विषुवत रेखी धारा है। ठीक है, तो ये तो हमारी दोनों गर्म जल धाराएं हैं। तो हमारा जो 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक वायु की गति को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो वायु की गति को कौन कौन से मतलब ये परिणाम हो सकते हैं नियंत्रित करने वाले। ठीक है, तो दाब प्रवणता है, सेकेंड है हमारा कि पृथ्वी का घूर्णन है, थर्ड है घर्षण बल है, और केंद्राभिमुखी त्वरण है। ठीक है, तो इसमें देखो ये चारों जो उपकरण है आपको देखने को मिलेंगे, ये चारों के चारों जो फैक्टर हैं, ठीक है, ये वायु की गति को प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्रशांत महासागर में एलिशियन द्वीप समूह के निकट और अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच किस वायुदाब पेटी के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, सेकेंड है कि उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी है, और थर्ड सी ऑप्शन है कि हमारा उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी है, और डी ऑप्शन है हमारा कि ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी है। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियों के बारे में बात की जा रही है। ये उसी वाले मतलब वायुदाब पेटी में पड़ते हैं। जैसे आपको बात करें ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, और इसमें देखो एक तो हमारी 4 ये मतलब देखने को मिलते हैं इसमें जो पेटियां होती हैं। ठीक है, 4 पेटियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक पहली जो होती है तो ये तो 10 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये उच्च दाब पेटी होती है। उसके बाद ये आपको मतलब ये निम्न दाब पेटी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये उच्च दाब पेटी मिलेगी ये 30 से 35 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री पर ये निम्न दाब पेटी जो निम्न दाब पेटी मिलेगी। ठीक है, सॉरी मैं फिर से इसको बता देता हूँ। तो इसमें 4 वायुदाब पेटियां होती हैं, 4 ही नॉर्थ में मिलेंगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 4 ही साउथ हेमिस्फीयर में मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, तो इसमें ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। तो एक ये 10 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगी निम्न दाब पेटी। ठीक है, उसके बाद ये 30 से 35 डिग्री पे मिलेगी उच्च दाब पेटी। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक निम्न दाब पेटी जो 60 से 65 वाली होगी। ठीक है, और एक ये होती है जो 80 से 90 वाली जो निम्न दाब पेटी, ये उच्च दाब पेटी होती है। ठीक है,
तो ये 4 पेटियाँ ऐसे ही नॉर्थ में भी आपको मतलब साउथ में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये 60 से 65 वाली जो वायु दाब पेटी होती है, तो यहाँ पे ये मतलब रसिया के पास ये आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा जो एलिशियन द्वीप समूह है, और अटलांटिक महासागर में ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे, और यहीं पे आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो इसी निम्न दाब पेटी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पछुआ पवनों के बारे में सही है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की सामान्य दिशा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। और सेकेंड है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्रबल और शीत ऋतु के दौरान कम प्रबल होती हैं, ठीक है। और थर्ड है कि पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल होती हैं। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये पछुआ पवनें होती हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल होती हैं, क्योंकि यहाँ का जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे जो लैंड की मात्रा कम है, लैंड का जो क्षेत्रफल है वो कम देखने को मिलता है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो गर्जता 40 डिग्री पे देखने को मिलता है, और चीखता जो 50 होता है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ये तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड में जो कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि जो ये उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में जो चलती हैं वो मतलब कम प्रबल होती हैं, ठीक है। और जो ये शीत ऋतु के दौरान चलती हैं तो ये अधिक प्रबल होती हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की सामान्य दिशा दक्षिणी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। तो ये इनकी गति चलती रहती है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि डल झील और वुलर झील, पेंगोंग तो तसो झील और लोकटक झील है, ठीक है। तो 4 झीलें दी गई हैं, इसमें बताना है कि कौन से ताजे पानी की झील है, ठीक है। तो इसमें देखो डल झील ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वाले क्षेत्र में है, ये आपको ताजे पानी की झील मिलेगी, ठीक है। और ये वुलर झील है ये भी ताजे पानी की श्रीनगर में ही झील है, ठीक है। लेकिन ये पेंगोंग तसो झील है, इस पे तो बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि जो चाइना के लोग मतलब क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा पार्ट है, ठीक है। तो उसी के बारे में, तो ये एक सबसे ऊंचाई पर विश्व की एकमात्र खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये इस विवादित भी इस बार बहुत ज़्यादा इस पे विवाद रहा है, और तो इस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये लोकटक झील आपको मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगी मणिपुर में, ठीक है। तो ये भी आपको जो मीठे पानी की झील ही है, ठीक है। तो ताजे पानी की झील है, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 3, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों में उत्पन्न होने वाले प्रचंड तूफान होते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में बताना है कि जो ये स्थितियां दी गई हैं उन पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए कौन सी मतलब स्थितियां अनुकूल हैं ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि समुद्र की सतह पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना, ठीक है। सेकेंड है कैरियोलिस बल की अनुपस्थिति, और थर्ड है कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में उच्च अंतर, ठीक है। तो देखो ये ऊर्ध्वाधर पवनें होती हैं उसमें उच्च अंतर नहीं देखने को मिलता, बहुत कम अंतर इसमें देखने को मिलता है, तभी चक्रवात की दिशा उत्पन्न होती है, ठीक है, तभी चक्रवात बनता है वहाँ पे, ठीक है। और ये कैरियोलिस बल भी वहाँ उपस्थित होता है, तभी ये स्थितियाँ बन पाती हैं, क्योंकि उसके लिए जो राउंड सर्कल की जरूरत होती है ये यही प्रदान करता है, ठीक है। और उसके जो प्रेशर जो है नीचे मतलब इसमें जो सेंटर में प्रेशर कम होता है बाहर अधिक होता है, तो ऐसे ये मतलब गति करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो चक्रवात बनने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो सरफेस का तापमान होना चाहिए जो समुद्र तल का होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल सही है इसमें, और कोई नहीं सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कॉफी क्लब काफी सुर्खियों में रहा था। तो कॉफी क्लब किसके बारे में सुर्खियों में रहा, तो ये बताना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए, सेकेंड है कि विश्व व्यापार संगठन में कराधान कानून से, और सी ऑप्शन है कि पेय पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य के लिए, ठीक है। और थर्ड है कि नस्लीय भेदभाव के
विरुद्ध आंदोलन के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन की। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात की जा रही थी, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब विवाद उठा था कि जो स्थायी परिषद हैं, जो 5 कंट्री हैं, ठीक है, इनको आपको बताना है कि कौन से 5 कंट्री हैं, ठीक है। तो इसमें सीटें बढ़ाने की बात की जा रही थी और मतलब सबको उसमें रिप्रेजेंटेड मतलब उसमें मतलब प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही थी कि मतलब दिया जाए, इसीलिए ये कॉफ़ी क्लब बहुत ज़्यादा न्यूज में था। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा मतलब याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। उसमें मतलब अंतर मतलब बढ़ाना है, सीटों को बढ़ाने के बारे में ये था, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अवसादी शैलें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि कोयला है, स्लेट है, पोटास है, चाक है, चूना पत्थर है और ग्रेनाइट है। तो इसमें अवसादी चट्टानें बतानी है कि कौन सी हैं, ठीक है, जो अवसाद के धीरे धीरे आने से जमा होती हैं और उसके बाद उनका जो चट्टानों का निर्माण होता है हजारों और सालों, मतलब हजारों सालों या मतलब लाखों साल लग जाते हैं उनको, ठीक है। तो उससे ये अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो इसमें देखो अवसादी शैलों में क्या, कोयला आता है, ठीक, कोयले की चट्टान आती है इसमें, ठीक है। पोटास की चट्टान आ जाएगी इसी में और चाक भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, और चूना पत्थर आ जाएगा। लेकिन ग्रेनाइट और जो ये स्लेट होती है, ये तो जो स्लेट होती है ये तो आपको रूपांतरित चट्टान देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो ग्रेनाइट होती है ये अग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। तो ये हमारा 1, 3, 4 और 5 स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 1, 3, 4, 5, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि ब्याज दर व्युत्पन्न के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये वित्तीय उपकरण है जिनका मूल्य बाजार दरों के परिवर्तनों से संबद्ध होता है, ठीक है। मतलब जो ये मतलब उपकरण होते हैं इनका मूल्य ब्याज दरें होती है उसी पे परिवर्तन से संबंधित होती हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि इसका वायदा, विकल्प और अदला बदली अनुबंध के रूप में कारोबार किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। तो नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि सूर्य की किरणें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में परे किसी बिंदु पर कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं होती हैं। सेकेंड है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दिसंबर के महीने में होता है। और थर्ड है कि विषु के दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग समान अवधि के होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से परे किसी भी बिंदु पर कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दिसंबर में होता है, तो हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 23 दिसंबर में देखने को मिलता है सबसे बड़ा दिन जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये जो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और जो ये थर्ड वाला है ये भी हमारा सही है। तो इसमें कहा गया है कि मतलब दिन रात बराबर होते हैं, तो सही बात है। जब विषुव की स्थिति आती है, ठीक है, जब विषुव मतलब जो ये जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और विषुवत रेखा के सामने जब ये इसके समय जो सूर्य आता है तो दिन और रात दोनों जगह बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, ठीक है। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। साल में 2 बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। तो ये देखने को मिलती हैं दिन और रात बराबर, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी आईटीसीजेड के बारे में बात की जा रही है। क्षेत्र मतलब आईटीसीजेड क्षेत्र उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों के मिलन स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। और सेकेंड है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पूरे वर्ष के दौरान अवरोही वायु अधिकतम बादलों और भारी वर्षा का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो देखो सेकंड तो सही है, क्योंकि ये जो आईटीसीजेड वाला क्षेत्र होता है तो ये जो पृथ्वी होती है उसका जो ये मतलब विषुवत रेखी वाला क्षेत्र होता है इसी के आसपास ये बनता है। और ये सूर्य की स्थिति के अनुसार ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है। अगर सूर्य इधर जाता है तो ये मूव कर जाता है इस तरफ, और वैसे नॉर्थ साउथ की तरफ ये मूव करता रहता है, ठीक है।
तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बादलों और भारी वर्षा का क्षेत्र होता है ये जहां भी बनेगा बारिश होगी, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि ये दो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा जो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो खैबर दर्रा है, शिपकिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुल्ला दर्रा है और बोमडिला है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेट मतलब इसमें सुमेलित है स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो, अगर इसको हम सुमेलित करें तो खैबर दर्रा ये मतलब पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा प्रांत देखने को मिलेगा, ठीक है। पख्तून प्रांत तो उसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का है। और जोजिला दर्रा ये तो आपको जो श्रीनगर और जो मतलब कारगिल और लेह श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कारगिल और लेह को जोड़ता है, ये मतलब श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये नाथुला दर्रा आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में है, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर हम मिलान करें तो खैबर दर्रा सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर में जोजिला पड़ेगा, फिर शिपकिला पड़ेगा। तो हमारा 1 3 2 1 3 2 और उसके बाद नाथुला 4 और 5। तो 1 3 2 4 5 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 1 3 2 4 5, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मास्करीन हाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह दक्षिणी हिंद महासागर में मास्कीन द्वीप समूह के निकट स्थित उच्च दाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। सेकेंड है कि मास्कीन हाई के निर्माण में देरी के कारण भारतीय मानसून के आगमन में देरी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मतलब हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहीं पर ये एक द्वीप समूह है, वहीं पर ये क्षेत्र है। अगर वहाँ पे मतलब मानसून में देरी होती है तो भारत में भी ये आगमन में देरी होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 14। इसमें कहा गया है कि सूचकांक और प्रकाशक दिए गए हैं, किसके द्वारा कौन सा सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है यानी प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो कारोबार में सुगमता सूचकांक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और मानव पूंजी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर कारोबार में सुगमता सूचकांक की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है। लेकिन जो मानव पूंजी सूचकांक है, ठीक है, तो ये तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी यूएनडीपी के द्वारा मतलब ये जारी किया जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला। और जो ये स्मार्ट सिटी सूचकांक है, अगर इसकी बात करें तो ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के साथ मिलकर सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर जो टेक्नोलॉजी डिजाइन है उसके द्वारा ये मिलकर ये मतलब जारी किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब आईएमडी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी डिजाइन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है इसका, और दोनों गलत हैं ये, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली जिबूती आचार संहिता संबंधित है। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के मामले में, ठीक है। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मामले में। सी है कि आर्कटिक परिषद के मामले में, और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के मामले में, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ये मतलब जिबूती आचार संहिता से संबंधित है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, ठीक है, उसी के द्वारा मतलब उसी से ये संबंधित है, एक आचार संहिता है ये। और ये है क्यों न्यूज में, क्योंकि अभी इसकी बैठक हुई थी, उसमें जो इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना इस संगठन की हुई थी 2009 में। और ये करता क्या है, तो इसका काम होता है कि ये जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी डकैती होती थी और उन पे मतलब शस्त्र डकैती देखने को मिलती थी, तो उसी के मतलब विरोध में उन जहाज़ों को संरक्षित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। और ये मतलब हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, ये जिबूती वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती थी, इसीलिए ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो अब वहाँ तक जो है इंडिया की पहुँच हो सकेगी, वो अपने जहाज़ों को सुरक्षित कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उपोष्ण
कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पृथ्वी के घूर्णन और पवनों के नीचे उतरने और बैठने के कारण बनती है। ठीक है। सेकेंड है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी की विशेषता चक्रवाती दशाएं हैं। और थर्ड है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो जो बसंत विषुव और शरद विषुव के समय दाब पेटी अपनी सामान्य आदर्श स्थिति अधिग्रहित कर लेती है। ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है सही है। तो देखो ये थर्ड तो सही है, क्योंकि जब सूर्य जो विषुवत रेखा पर होता है तो ये समान दशाएं बन ही जाती है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि मतलब दोनों जगह ये मतलब स्थितियाँ सही रहती हैं और ये अपनी आदर्श स्थिति अधिग्रहित कर लेती हैं, मतलब उसे अपना लेती हैं। ठीक है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उच्च दाब पेटी पृथ्वी के घूर्णन और पवनों के नीचे उतरने और बैठने के कारण बनती है। ठीक है। तो ये तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो ये सेकेंड वाला है, तो ये ऐसी जो दशाएं ये बनती हैं उच्च दाब पेटी की विशेषताएं, ये प्रतिचक्रवाती जो स्थितियां होती हैं, ठीक है, उसके संबंध में बनती हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन सही है इसका सी वाला। ठीक है। सी नहीं, ओ सॉरी सी नहीं, इसका ऑप्शन सही है बी वाला। ठीक है। एक और तीन स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि यह नदी महू के निकट एक स्थान से निकलकर राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है और यमुना में मिलती है। यह नदी ऊबड़ खाबड़ भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध हैं। ठीक है। तो किसके बारे में, किस नदी के बारे में ये बताया गया है, किसकी ये विशेषताएं हैं? तो ए ऑप्शन है बनास है, केन है, चंबल है और बेतवा है। ठीक है। तो इसका देखो सी ऑप्शन है, बेतवा ही ऊबड़ खाबड़ स्थितियों से गुजरती है और ये जो बांध है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर इसी पे है। ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इतनी हिंट बहुत ज़्यादा दे दी, ऐसे तो पहचानने में बहुत आसानी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सभी अक्षांश विषुवत रेखा के समानांतर हैं। ठीक है। सेकेंड है कि 1 डिग्री अंतर वाले दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर होती है। और सेकेंड है कि जो विषुवतीय निम्न दाब पेटी के क्षेत्रों में अक्षांशों को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। तो अगर बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सभी अक्षांश जो होते हैं विषुवत रेखा के समांतर होते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई अंडाकार, ठीक है, और ये विषुवत रेखा हो गई, तो जितने भी अक्षांश होंगे इसी के पैरेलल ये बनेंगे। ठीक है। चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ गोलार्ध में हो। ठीक है। तो दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सेकेंड वाला जो कहा गया है, तो इनके बीच की जो मतलब ये दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है इसकी बात की जा रही है। तो इसकी दूरी एवरेज अगर बात की जाए तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर कहा गया है, तो ये गलत है। और ये निम्न दाब पेटी के क्षेत्र में अक्षांशों को अक्षांश के रूप में कहा गया है कि जाना जाता है, तो ये भी गलत है। ये अक्षो अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षो अक्षांश जो अश्व अक्षांश होता है, ठीक है, ये आपको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे बनता है। ठीक है। तो ये गलत है हमारा ये भी स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट वाला केवल सही है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया है कि मानसून द्रोणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मानसून द्रोणी दीर्घीभूत उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। सेकेंड है कि उत्तर की ओर मानसून द्रोणी के पलायन के परिणाम स्वरूप भारत के प्रमुख भागों में सक्रिय मानसून का आगमन होता है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है। तो इसमें देखो ये दोनों के जो दोनों स्टेटमेंट जो कहे गए हैं कि कौन से सही नहीं है। ठीक है। ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि ये दीर्घभूत जो मानसूनी द्रोणी दीर्घभूत उच्च दाब वाला क्षेत्र है, तो नहीं, ये निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। और ये जो पलायन की बात की जा रही है, तो ये सक्रिय नहीं होते हैं, ये निष्क्रिय मानसून हो जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही नहीं है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मित जल भृत वह भूगर्भीय संरचना है जो जल प्रवाह के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है। सेकेंड है कि अपनी क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण ग्रेनाइट मृत जल भृत के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि अगर मृत जल भर का मतलब होता है कि जो कोई मतलब कोई चीज हो जो अपने में जल को कंज्यूम करके रखे, अपने में शक कर ले, सोख ले। ठीक है। लेकिन ये जो क्रिस्टलीय आकृति के कारण ग्रेनाइट जो है इसको शक नहीं कर पाता है। ठीक है।
तो ये गलत है स्टेटमेंट। जैसे मृतिका जो चट्टान होती है मृतिका टाइप की, ठीक है, जिसमें छिद्र होते हैं हल्के हल्के, तो वो अपने में मतलब पानी को सक कर लेती है, लेकिन ये क्रिस्टली जो है ये अपने में पानी को सक नहीं कर पाती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें आपको जो भूगर्भिक संरचना जो जल प्रवाह के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें विवर्तनिकी प्लेट का महाद्वीपीय भाग प्लेट के महासागरीय भाग से अधिक मोटा होता है, ठीक है। सेकेंड है कि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो महाद्वीपीय प्लेट सदैव सागरीय प्लेट आरूढ़ हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है कि 2004 में हिंद महासागर में सुनामी बर्मा प्लेट के नीचे भारत के धंसने के कारण हुई थी, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये तो सही है, क्योंकि सागरीय प्लेट हमेशा पतली होगी और जो महाद्वीपीय प्लेट होगी वो मोटी होती है, ठीक है। क्योंकि जो सागरीय प्लेट पे पतली होने का कारण होता है उस पर मतलब पानी होता है, पानी का स्तर ज़्यादा होता है, तो वो मतलब बहुत ठोस होती है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो सदैव आरूढ़ कर रहे हैं कि मतलब जो प्लेटें टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट सदैव सागरीय प्लेट पर आरूढ़ होती है, आरूढ़ नहीं होती है, ये मतलब महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो नीचे धंस जाती है मतलब सागरीय प्लेट के, ठीक है। जैसे ये सागरीय प्लेट हो गई, ठीक है, और ये इधर एक महाद्वीपीय प्लेट है, तो जो महाद्वीपीय प्लेट आएगी तो वो हमेशा जो है ये मोटी प्लेट होगी और नीचे धंसेगी इसकी, और ये समुद्री प्लेट ऊपर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब सिचुएशन बनती है, तो ये तो हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट। और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसमें जो भारतीय प्लेट ये तो भाग है सुंडालैंड का भाग है जो ये, ठीक है, बर्मा की प्लेट, ठीक है, तो ये उसके नीचे दबी थी तो उसके कारण सुनामी आई थी, तो ये हमारा गलत ये भी स्टेटमेंट है। तो हमारा जो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 22। तो इसमें कहा गया है कि नीलगिरी में बारंबार मलबा अवधान और भूस्खलन क्यों होता है, तो क्यों ये नीलगिरी में बार बार भूस्खलन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है या विवर्तनिकी रूप से सक्रिय क्षेत्र है, इसमें ढलानें तीव्र हैं और नीलगिरी मुख्यतः अवसादों और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है, ठीक है। और सेकेंड है कि चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। तो देखो चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय तो वहाँ देखने को मिलता ही है, और वहाँ अवसादी जो मुख्यतः अवसाद से ये बनी हुई नीलगिरी चट्टानें हैं, ठीक है, और अर्ध संगठित निक्षेपों का बना हुआ है, ठीक है, ये नीलगिरी जो क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो, लेकिन वहाँ तीव्र ढलान और विवर्तन की जो सक्रियाएं हैं ये देखने को नहीं मिलती हैं, ये आपको हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट वो गलत हैं, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ नहीं, इसका आंसर अरे गलती हो गई इससे, सॉरी इसमें जो है ये जो विवर्तन की जो प्लेटें होती हैं ये तो आपको हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ढलानें होती तो तीव्र ढलानें तो यहाँ भी पाई जाती हैं, और नीलगिरी में क्या है कि मतलब ये यहाँ पे ये कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये हिमालय के संबंध में सही है, ठीक है। और चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय तो यहाँ देखने को ही मिलता है, और यहाँ पे मतलब तीव्र ढलानें तो होती ही हैं, साथ साथ इसमें एक मतलब इनकी जो भंगुरता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब यहाँ लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट 23 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, तो फर्स्ट है कि केन है, सेकेंड है कि चंबल है, और महानंदा है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने के लिए, तो इसमें देखो केन भी गुजरती है और चंबल भी गुजरती है, ठीक है। लेकिन महानंदा ये तो बिहार में है, तो ये हमारा नहीं स्टेटमेंट सही है, तो हमारा हो गया 1 और 2, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और ये न्यूज में क्यों है महानंदा, क्योंकि अभी एक जो रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक इंडिया में, तो उसका सेकेंड जो एक ये परियोजना चलाई जा रही है जो कोसी और महानंदा को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड परियोजना है, फर्स्ट थी हमारी केन बेतवा, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये आया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
24। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। तो फर्स्ट है कि डागर बैंक है, ग्रेट बैंक है, टेलीग्राफ पठार है और डायमेंटियाना गर्त है और सारगेसो सागर है। ठीक है, तो इसमें देखो जो अटलांटिक महासागर में डागर बैंक भी है, ग्रेट बैंक भी है, टेलीग्राफ पठार भी है और सारगेसो सागर भी है। ठीक है, लेकिन डायमेंटियाना जो गर्त को देखने को मिलेगा ये हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 25। इसमें कहा गया है यदि पृथ्वी का अक्ष झुके होने के बजाय लंबवत होता तो संभावित परिणाम क्या होते। ठीक है, मतलब जैसे पृथ्वी 23 डिग्री अंश पे ये झुकी हुई है। ठीक है, तो ये झुकी ना होती तो क्या परिणाम होते इसके। ठीक है, तो इसमें कोई ऋतु नहीं होती, विश्व के सभी भागों में वर्षा पर्यंत दिन और रात बराबर होते। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर ये झुकी नहीं होती, मान लो अगर जो पृथ्वी का ये आकार ऐसे है और ऐसे सीधी ऐसे होती, ठीक है, तो इसमें कोई दिन नहीं होता, मतलब सब दिन रात बराबर होते और कोई ऋतु नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता, कोई मतलब स्थितियाँ वहाँ पे नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं, जाड़ा होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, जो हमारा रोमांटिक सीजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब देखने को नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 26। तो इसमें कहा गया कि महासागरीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि तरंगे दोलनशील गतियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप जल की सतह ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। ठीक है, सेकेंड है कि लहर में प्रत्येक जल कण की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में आगे पीछे होती है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो तरंगे होती हैं वो दोलनशील गति होती है इनकी। ठीक है, और परिणाम स्वरूप ही जल की सतह ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि कणों की जो गति होती है वो ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, वो तो मतलब सर्कुलर रूप में होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जैसे कोई तालाब है या कहीं पानी भरा हुआ है तो उसमें आप कंकड़ या पत्थर फेंको तो वो वृत्ताकार पथ में ये मतलब गति करती हैं ऐसे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा इसमें स्टेटमेंट कौन सा इसका सही हो गया, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 27। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि क्षोभ मंडल, तो इसमें बताना है कि क्षोभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक है और ध्रुवों पर कम है। ठीक है, सेकेंड है कि क्षोभ मंडल के शीर्ष पर तापमान विषुवत रेखा पर अधिक है और ध्रुवों पर कम है। ठीक है, तो इसमें देखो क्षोभ मंडल जो होता है ये क्या होता है कि विषुवत रेखा पर जो यहाँ क्षेत्र है इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे कम होती है। ध्रुवों पे ये ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो ये विषुवत रेखा के मतलब विषुवत रेखा पे होती है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलती है ये लगभग जो मतलब 6 से 8 किलोमीटर ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 16 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर नहीं चला यार, चलो हाँ 16 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये मतलब ये तो हमारा स्टेटमेंट हमारा जो सही हो गया। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट कहा गया है कि विषुवत रेखा पर अधिक मतलब जो तापमान होता है वो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई जो तापमान होता है ना तो ये तो आपको ध्रुवों पर जो है कम देखने को मतलब अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है। क्योंकि जो तापमान का कॉन्सेप्ट है, जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना ही मतलब इसका मतलब तापमान घटता चला जाएगा। ठीक है, तो उस संबंध में अगर देखें तो इसकी ऊंचाई कम है तो तापमान भी कम होगा। ठीक है, और ये इसका तापमान जो है ज़्यादा होता है, मतलब इसका तापमान जो नीचे रहेगा कोई पर्टिकुलर तो उसका तापमान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ध्रुवों पे तापमान जो है 8 ही किलोमीटर इसका ऊपर गया है तो अभी इसका तापमान जो है पॉजिटिव में होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि जो विषुवत रेखा पर जो इसका तापमान होगा क्षोभ सीमा में, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई है तो तापमान जो है इसका -70 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, सेकेंड गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 28। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यूराल पर्वत है, राकी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और आल्प्स है। ठीक है, तो इसमें अगर यूराल पर्वत की बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो देखो यूराल पर्वत की
यूराल पर्वत की ऊंचाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। पेन नहीं चल रहा यार आज। और ये जो राकी पर्वत है, ठीक है, राकी पर्वत श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 4830 किलोमीटर है, ठीक है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये तो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, तो इसकी 3500 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो आल्प्स पर्वत है इसकी 1200 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हमको ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज़्यादा हमारी राकी पर्वत की हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, फिर यूराल की, और फिर उसके बाद आल्प्स की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाएगा 2-3-1-4, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और सबसे ज़्यादा किस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है विश्व में, तो वो आपको देखने को मिलेगी जो एंडीज पर्वत है, इसकी 7000 किलोमीटर ऊंचाई है श्रृंखला की, ठीक है। और ये श्रृंखला की बात की जा रही है, उनकी चोटियों की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। चोटी तो सबसे ऊंची जो हिमालय की है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं की जा रही है, ये उसके श्रृंखलाओं की बात की जा रही है, उनका औसत है, ठीक है। नेक्स्ट है 29। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से महासागरों की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से लवणता को प्रभावित करते हैं, तो वर्षा है, महासागरीय धाराएं हैं, पवन है, और जल का जमना है, ठीक है। तो ये देखो चारों स्थितियां जो आपको देखने को मिलेंगी लवणता को प्रभावित करेंगी, क्योंकि वर्षा हो जाएगी तो लवणता कम पड़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। महासागरीय धाराओं से इसका मुंह होता रहता है इधर उधर जल का, तब भी ये प्रभावित होगी, और पवन चलेगी तब भी ये धाराएं चलती हैं इसकी, और जल का जमना, जल जम जाएगा तब भी ये मतलब स्थितियां परिवर्तित होती हैं, ठीक है। तो ये चारों स्थितियां हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन का निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट है कि दिन और रात के विन्यास पर, सेकेंड है कि महासागरीय धाराओं के विक्षेपण पर, और थर्ड है कि पृथ्वी के अंडाकार आकार पर, और फोर्थ है कि हमारा उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के विन्यास पर, ठीक है। तो इसमें बताना कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है। तो ये देखो चारों स्थितियां हमारी जो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि दिन रात का विन्यास भी इसी पे निर्भर करता है। जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो तभी से तो हमारा दिन और रात होता है, ठीक है। और महासागरीय धाराओं का विक्षेपण भी होता है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है पृथ्वी की गति से ही प्रभावित होती है, अंडाकार आकार के कारण भी होता है, और ये मतलब सारे के सारे हमारे हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिकाओं ने 3 नए स्वायत्त परिषदों के गठन का प्रस्ताव पारित किया है, जिनका नाम मोरान, मोटांग और कामतारपुर स्वायत्त परिषद है, ठीक है। तो मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो ये असम में ये 3 परिषदें बनाई गई हैं, तभी ये न्यूज में थी, तो इसको ध्यान रखना हम लोग, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो भी एक्टिविटी होती है तो उस पर ज़्यादा यूपीएससी का मतलब उसकी मतलब तीसरी आंख वहीं पे रहती है, ठीक है। जो नहीं होती शिव की तीसरी आंख, जहाँ भी कोई अनिष्ट हो तो वो देख लेते हैं, उसी प्रकार ये यूपीएससी की ये तीसरी आंख नॉर्थ ईस्ट में तो टहलती ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा 32। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट है कि शीत कटिबंध में वर्षा पर्यंत सूर्य की अधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि शीत कटिबंध में दिन और रात की अवधि 6 माह की होती है। तो सही बात है, वहाँ पे 6 माह की अवधि होती है, और ये तिरछी मतलब किरणें पड़ती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ सीधा जा ही नहीं सकता, क्योंकि देखो पृथ्वी ये ऐसी है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य जो रहता है ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही रहता है। तो जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले, तो यहाँ हमेशा तिरछी ही किरणें पड़ेंगी, और एक पार्ट रह जाता है जहाँ पे मतलब सूर्य की, जैसे ये वाला पार्ट है, सूर्य की किरणें इतनी दूर में पड़ी तो ये हमारा रह गया। यहाँ 6 महीने तक दिन होगा और 6 महीने तक यहाँ रात होगी, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 33। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से परिवर्तनीय पौने के उदाहरण हैं, कौन कौन सी मतलब परिवर्तित हो जाती हैं पौने, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि व्यापारिक पौने, मानसूनी पौने, ध्रुवीय पौने, पर्वतीय और घाटी समीर पौने, स्थलीय और समुद्री समीर पौने, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सी पौने जो हैं ये परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो अगर परिवर्तित की बात करें तो देखो व्यापारिक पौने कभी नहीं परिवर्तित होती हैं, वो मूव करती हैं ऊपर से नीचे, जैसे ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलती हैं ट्रेड विंड दोनों की तरफ, तो ये मूव कर सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। कभी जो सूर्य की गति, जैसे ही सूर्य मतलब ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ मूव करेंगी, लेकिन ये इनकी जो प्रकृति समान स्थायी बनी रहती है, ठीक है। लेकिन मानसूनी जो पवनें होती हैं ये बदलती रहती हैं, ठीक है। ये तो हिंद महासागर में मानसून 4 महीने तक रहता है, तभी तक ये मतलब देखने को मिलती हैं, ठीक है।
और ये ध्रुवी पवनें ये भी आपको स्थिर रहती हैं, ठीक है, ये भी नहीं बदलती। और मतलब पर्वतीय घाटी समीर और स्थलीय और समुद्र शनि ये भी मतलब बदलती रहती हैं, ठीक है, दिन रात में इनका कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमारा 1, 4 और 5 स्टेटमेंट सही हैं और ध्रुवी पवनें और व्यापारिक पवनें नहीं, इनकी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 2, 4, 5, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34। इसमें कहा गया कि सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है, ठीक है। सेकेंड है कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। थर्ड है कि सतलज सिंध की सुदूर पूर्वी सहायक नदी है, ठीक है। तो देखो सतलज सिंध की सहायक नदी है, ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। और ये जो इसका उद्गम स्थल है जो सिंधु नदी का, तो ये कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास से है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ना कि सिंधु को, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो गया। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 35। इसमें कहा गया कि लवणी मृदा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लवणी मृदा शुष्क और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकेंड है कि अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ज़्यादा जहाँ जो लवणता होती, मतलब ज़्यादा सिंचाई जहाँ होती है, जैसे नहरों से ज़्यादा सिंचाई होती है, वहाँ लवणी भूमि हो जाती है, ठीक है। और दलदली और शुष्क क्षेत्रों में तो लवणी पाई ही जाती है, ये मतलब। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 36। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ की गई भूक्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भूक्षरण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए वर्तमान कार्ययोजना के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। और सेकेंड है कि यह G20 के तत्वाधान में आरंभ किया गया है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट, क्योंकि अभी G20 का जो एक समिट हुई थी, जो मंत्री स्तरीय समिति होती है, ठीक है, उसी में ये मतलब कहा गया था कि जो ये मतलब भूक्षरण हो रहा है उसको रोका जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कहा गया कि गंगा नदी प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अलकनंदा भागीरथी गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं, ठीक है। सेकेंड है कि देवप्रयाग में गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और सेकेंड है कि यमुना, गंडक, सोन इनके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखो गंगा की नदी है, इससे जो गंडक है ये बाएं से मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और यमुना और जो ये है तुम्हारी सोन, ये दोनों दाएं से मिलती हैं, ठीक है। और ये जो मिलती है ये आपको देखने को मिलेगी, जो ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती आके है, ठीक है। तो ये देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ पे ये अभी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके बाद 100 किलोमीटर हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ से ये मतलब एंट्री करती है मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसकी 2 शीर्ष धाराएं हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 38। इसमें कहा गया है कि हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग करके वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एंड्रोमीडा मंदाकिनी के चारों ओर प्रभा मंडल की खोज की है, ठीक है। इस संदर्भ में एंड्रोमीडा मंदाकिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह आकाश गंगा यानी मिल्की वे मंदाकिनी की निकटतम सबसे बड़ी मंदाकिनी है, ठीक है। सेकेंड है कि यह पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देती है। और सी है कि यह गंगा आकाश गंगा यानी मिल्की वे मंदाकिनी की भांति आकार में सर्पिलाकार है। और डी है कि यह विरल द्रव्यमान आकाश गंगा से 100 गुना अधिक है, ठीक है। तो ये देखो थर्ड डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये जो इसका 100 गुना अधिक नहीं है द्रव्यमान, ये आकाश गंगा के ही समान है, ठीक है, इस मंदाकिनी एंड्रोमेडा का, ठीक है। तो ये तीनों और स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मंदाकिनी से सबसे बड़ी मंदाकिनी है, ठीक है, आकाश गंगा के पास, और नग्न आँखों से देखी जा सकती है, और ये सर्पिलाकार है, ठीक है, आकाश गंगा की तरह। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं, डी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है 39। तो इसमें कहा गया कि मिस्ट्रल नामक स्थानीय पवन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह अल्प्स के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन है। सेकेंड है कि रोन घाटी का मिस्ट्रल
का फनल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो आल्प्स पर्वत पर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ये है, और ये जो आपको मिस्ट्रल देखने को मिलेगी फ्रांस में। ठीक है, और ये फनल प्रभाव क्या है कि इसको मतलब एक बर्फीले तूफान के रूप में ये परिवर्तित कर देती है। ठीक है, बहुत मतलब बर्फ गिरती है वहाँ इससे रोन घाटी में, तो इसीलिए ये मतलब बहुत ये मतलब फनल इसका प्रभाव यही होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि समशीतोष्ण चक्रवातों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उष्ण वाताग्र के संबंध में उष्ण वाताग्र से संबद्ध वर्षा कम अवधि की होती है। ठीक है, और शीत वाताग्र से संबद्ध वर्षा सदैव गरज और बौछार के साथ होती है। तो देखो शीत में तो गरज और बौछार के साथ होती है और ये मतलब कम अवधि की होती है। ठीक है, लेकिन जो उष्ण वाताग्र में होती है तो ये अधिक समय के लिए होती है, अधिक अवधि के लिए ये वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 41। तो इसमें कहा गया है कि उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय अवदाब एक से अधिक बंद समदाब रेखाओं से घिरे निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि उष्ण कटिबंधीय अवदाब सनमार्गी पवन पेटी में विकसित होते हैं और इनकी दिशा और वेग अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय अवदाब एक से अधिक बंद समदाब रेखाओं से घिरे निम्न दाब होते हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और ये जो सेकेंड वाला कहा गया है कि ये जो सनमार्गी पवन पेटी विकसित होती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट ये हमारा गलत है। इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे तो ये जो ITCZ वाला क्षेत्र होता है इसके आसपास ये मतलब इनका मिलन बिंदु होता है। ठीक है, तो ये गलत होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और थर्ड वाला सही है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील होते हैं, ये दिशा और वेग इसमें अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। तो हमारे 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 42। इसमें कहा गया है कि तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि वाताग्रीय व्युत्क्रम समशीतोष्ण क्षेत्रों में होता है और वाताग्रीय व्युत्क्रम में व्युत्क्रम परत हमेशा ढलान युक्त होती है, और ये घाटी व्युत्क्रम के कारण घाटियों के निचले भाग अधिवासित होते हैं, क्योंकि ये पाले से मुक्त होते हैं। तो ये गलत है, निचले भागों में पाला अधिक पड़ता है, तो ये जो चोटियों पे ये अधिवासित क्षेत्र होता है, ना कि निचले भागों में। ठीक है, और ये जो सेकेंड में बताया गया है तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो वाताग्र होते हैं ढलान के, मतलब वाताग्र क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र का वायु भाग होता है, और ये ऐसे मतलब ऐसे ढलान वाले क्षेत्रों में देखिए मतलब इनका ऐसा ये फ्रंट बनता है। ठीक है, ये ऐसा ढलान बनता है, एक जो मतलब गर्म वायु वाला क्षेत्र होता है, एक ठंडा वायु वाला क्षेत्र होता है, तो ये ऐसा ढलान वाला क्षेत्र बनता है इनका। ठीक है, तो उसी के बारे में है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में बनते हैं, क्योंकि अगर गर्म होगा, गर्म वायुमंडल होगा और ठंडा ही होगा तो उसमें ऐसा बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ गर्म और ठंडी दोनों ये मतलब जलवायु मिलती हैं, वहीं पे ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया है कि सहारा मरुस्थल से होकर गुजरने के कारण पवनें अत्यधिक शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, और इस पवन के आगमन पर मौसम अचानक शुष्क और सुहावना हो जाता है, क्योंकि इन पवनों में उच्च दाब और अत्यधिक शुष्कता के कारण वायु की सापेक्ष आर्द्रता उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है। यही कारण है कि इन्हें चिकित्सक पवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? फान है, सिराको है, मिस्ट्रल है, हरमट्टन है। ठीक है, तो ये हरमट्टन के बारे में बात की जा रही है, जो सहारा वाले ये क्षेत्र में मतलब जो ये सहारा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका कैसे बनाए यार, यहाँ पे ये मतलब सहारा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। मैप यार मुझे बनाना नहीं आता है, सॉरी, ऐसे करके कुछ है, खोपड़ी करके है ऐसे, चलो कोई नहीं। यहाँ पे ये इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये हरमट्टन है, इसी को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 44। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर बताना है, मतलब जो स्टेटमेंट दिए इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो कलर यही रखें, दूसरा कर लेते, चलो ठीक है। नेक्स्ट
तो हमारा फर्स्ट है कि चंद्र ग्रहण केवल तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। और यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा की तुलना में झुकी हुई नहीं होती है तो चंद्र ग्रहण प्रत्येक माह में होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही, तो दोनों सही हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण विपरीत स्थिति में होंगे तभी तो हो पाएंगे। और ये मतलब ये हमारा है मतलब चंद्र ग्रहण जो होता है जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, और इधर सूर्य हो गया, इधर पृथ्वी हो गया, ठीक, मतलब चंद्रमा हो गया, तभी तो चंद्र ग्रहण हो पाएगा। तो इस स्थिति के बारे में बात की जा रही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 45। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से उष्ण कटिबंधी क्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है कि डोलड्रम है, विषुवतरेखीय पछुआ पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियां हैं, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं क्योंकि जो ये उष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहीं से ये वाला इतना क्षेत्र ये होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहीं पे विषुवतरेखीय पवने होती हैं, व्यापारिक पवने भी होती हैं। और ये डोलड्रम वाला जो ये विषुवतरेखीय वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला, ठीक है, जहाँ जो है ये धाराएं इस तरह से विपरीत दिशा में गति करती हैं, ठीक है, इसी को डोलड्रम वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 46। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकार ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन पर सीमा आरोपित कर दी थी, ठीक है। तो इस संदर्भ में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसे 2015 से 20 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और थर्ड है कि यह व्यापारियों की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान करता है जिसका कुछ वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क उत्पाद और शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो सही है क्योंकि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया जाता है इनको, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड में जो कहा गया है तो ये वस्तुओं के लिए है लेकिन सेवाओं के लिए ये प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेकेंड हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा जो है सही है क्योंकि जो ये 2015 से 20 की अवधि के लिए विदेश नीति में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया इसका सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 47। तो इसमें कहा गया कि सुनामी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो सुनामी महासागरीय प्लेटों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण आती है। और सेकेंड है कि सुनामी लहर की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। और थर्ड है कि सुनामी लहर का प्रभाव तट की तुलना में मध्य महासागर में कम होता है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो सुनामी जो मध्य महासागर में ये तो सही बात है, वहाँ कम होती है। और सुनामी की गति जो होती है वो गहराई पर निर्भर करती है। और इसकी प्लेटों की जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण ये मतलब महासागर में ये सुनामी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तीनों स्थितियाँ सुनामी के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 48। तो इसमें कैरियोलिस बल के कारण विक्षेपण का परिणाम सीधे समानुपाती होता है। तो इसका क्या कारण है, ठीक है। तो अक्षांश की ज्या, गतिमान पिंड के द्रव्यमान और पृथ्वी के क्षैतिज वेग। तो इसमें भी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इसमें जो होता है जैसे कि जो इनका जो वेग होता है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये तो उसी के ज्या के मतलब समान होती हैं और उन्हीं के संबंध में है, ठीक है। तो ये समानुपाती होती हैं, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के भाग नहीं है, ठीक है। तो लताविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, नॉर्वे है और स्वीडन है। तो देखो नॉर्वे, स्वीडन ये तो उसके पार्ट हैं ही, उन्हीं यही स्कैंडिनेवियाई प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। और उसको जो हमारा डेनमार्क है उसको भी मान लेते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं क्योंकि ये इन्हीं से अलग हुआ है। तो भाषाई और इन चीज़ों का सब इन्हीं पे इम्पैक्ट है, तो ये मतलब डेनमार्क को भी मान लिया जाता है। लेकिन ये लटाविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, ये तो आपको बाल्टिक कंट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे कौन से नहीं है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के भाग, तो उसके बारे में पूछा है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ये सही हो गए ऊपर के, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया।
नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी गतिविधियों से संबद्ध हैं। तो महासागर अभिसारी सीमा, ठीक है, और महाद्वीपी अभिसारी सीमा, महाद्वीपी अभिसारी सीमा और महासागर अभिसारी सीमा। तो बताना है कि कहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो ये महासागर अभिसारी प्लेट पे ये तो आपको देखने को ही मिलता है, इतना ह्यूज मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे ये अटलांटिक वाला पूरा क्षेत्र महासागर का, ठीक है, और ये इंडोनेशिया वाला, ये फिलीपींस वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे तो बहुत मात्रा में ये तो देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। और ये जो तो यहाँ पे तो है ही है। और महाद्वीपी इस पे नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हिमालय का जो क्षेत्र है महाद्वीपी प्लेट है यहाँ पे। तो हिमालय इतना ऊंचा हो गया है कि मतलब ज्वालामुखी तो होता है वहाँ पे, लेकिन वो ऊपर नहीं, उद्गार नहीं हो पाता है। तो वहाँ मतलब भूकंप का मतलब महसूस होता है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं हो पाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। और महासागर महाद्वीप में भी देखने को मिलता है, महासागर अभिसारी प्लेट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 4 सही है। और महाद्वीपी प्लेट पे ये देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, 1, 3 और 4, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो आज के हमने ये देख लिए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा है। अगर आज जो आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि ये यार हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं होता था, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चलाई है। और बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में चलाइए। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं अदर भी कोर्स चलाना चाह रहा हूँ, थोड़ी हेल्थ सही रहे मेरी, तो मैं कुछ और पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी तो मैं आपके साथ बना हूँ, आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।